बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्ट इन टाइम जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको एपीटीटी बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे तफसील के साथ और कोशिश करेंगे कि इसको हम इस तरह से पढ़ें कि उसकी थ्योरी को भी हम असेस करें और हमें उस टेस्ट का मकसद भी समझ में आ जाए। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। लेक्चर मेरे थोड़े से बड़े होते हैं, उसकी वजह यह है कि मैं थोड़ा सा स्लो समझाता हूँ और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक पॉइंट को, ताकि जो वीक बच्चा भी है जिसको नहीं समझ में आ रही अपने यूनिवर्सिटी के लेक्चर में या किसी जहाँ से भी वो लेक्चर्स वगैरह ले रहा है, तो उसको या कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसको पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाए। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल से वीडियो देखने का इत्तेफाक हो रहा है तो चैनल को एटलीस्ट लाइक कर लें, और कोई भी सवाल हुआ तो कमेंट में अपने लाजमी तौर पे पूछना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये टेस्ट किया जाता है इंट्रिंसिक पाथवे को चेक करने के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो कोगुलेशन सिस्टम होती है, आपकी ब्लड में क्लॉटिंग होती है, जो इसके दो पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। लेकिन एक कॉमन पाथवे भी होता है, लेकिन हम उसको भी डिस्कस नहीं करते। तो एपीटीटी का टेस्ट आपके इंट्रिंसिक पाथवे को चेक करने के लिए किया जा रहा होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे पर फिर किसी दिन बात कर लेंगे कि वो क्या होता है, या फिर हम उसको जो है वो कबल इसके लेक्चर के पहले अगर आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। उसको हम सरसरी निगाह डाल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, ज़रा देखते हैं इस चीज़ को। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पाथवे। तो जब भी आपकी कोई सरफेस डैमेज होती है, मैं अभी इसको डिटेल नहीं बता रहा, तो उसकी नतीजे में जो फैक्टर नंबर 12 होता है वो 12A यानी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब आपने रिजल्ट क्या करना है, ये फैक्टर 1 जो है वो आपका फाइब्रिन जो फाइब्रिनोजन है, तो आपने उसको एक्टिवेट कराना है, यानी फाइब्रिन क्लॉट बनवाना है एट दी एंड। ठीक है, क्योंकि डैमेज हो गई है सरफेस। वो कैसे आपने करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए फैक्टर जो है 2A यानी 2 एक्टिवेटेड चाहिए आपको। ठीक है, थ्रोम्बन चाहिए आपको। अब वो एक्टिवेट तभी होगा जब ये पीछे से सारे फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे। तो जब सरफेस डैमेज होगी तो पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा। 12 जो है वो 11 को एक्टिवेट करेगा, 11 से 11A में, और फिर 11 जो है वो फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 9 विल चेंज इनटू दी फैक्टर 9A इन दी प्रेजेंस ऑफ दी फैक्टर 11, एक्टिवेटेड फैक्टर 11। उसके बाद क्या होता है कि आप देखें कि फैक्टर 9 से 10 एक्टिवेट होने के लिए आपको चाहिए होता है कैल्शियम, आपको चाहिए होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, आपको चाहिए होते हैं फैक्टर 8। अगर ये तीनों में से कोई भी कम होगा तो जाहिर है फैक्टर 10 एक्टिवेट देर से होगा, लेट होगा या स्लो होगा। ठीक है जी। अब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा अगर ये तीनों मौजूद होंगे। फैक्टर 10 जब एक्टिवेट होगा तो अब उसने जब जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो जब थ्रोम्बिन में चेंज हो रहा होता है, ठीक है, जो कि चाहिए आपको फाइब्रिन बनाने के लिए, तो जो 2 को 2A यानी एक्टिवेट करने के लिए आपको 10 चाहिए, फैक्टर 10 एक्टिवेटेड, और वो तीनों चीज़ें जो फैक्टर 9 से 10 में चाहिए थी। तो अब यहाँ से क्या हुआ, फैक्टर 10 आया तो जो प्रोथ्रोम्बिन था वो थ्रोम्बिन में चेंज हो गया, और साथ ही साथ अब आपका जो थ्रोम्बिन था वो क्या काम करेगा, एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन जो है वो दो काम करेगा। एक तो वो फैक्टर नंबर 13 को एक्टिवेट करेगा, वो बाद में करेगा, लेकिन उससे पहले वो फैक्टर 1 को एक्टिवेट करेगा। अब फैक्टर 1 आपका फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन आपका फाइब्रिन में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 2 दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बन जब इसको एक्टिवेट करेगा तो ये आपका फाइब्रिन क्लॉट बन जाएगा। अब फाइब्रिन क्लॉट जो बनेगा उसको आपने क्रॉस लिंक्स बनाने हैं, उसको स्टेबल करना है, फाइब्रिन को स्टेबलाइज करना है। तो उसके लिए यही जो एक्टिवेटेड थ्रोम्बन है ये फैक्टर नंबर 13 को एक्टिवेट करेगा, जिसको हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, और वो इस फाइब्रिन क्लॉट को क्या करेगा, स्टेबल कर देगा। तो ये थी सारी स्टोरी। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर कम होगा तो ये एंड प्रोडक्ट फाइब्रिन क्लॉट नहीं बनेगा या स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इस पूरे पाथवे को चेक करने के लिए आप एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम कैल्शियम बाद में ऐड करते हैं, और अब कैल्शियम जब हम डालते हैं तो फिर उसका ये रिएक्शन आगे पाथवे कैरी ऑन हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो नॉर्मली ये आपका 34 सेकंड्स के अंदर, 36 सेकंड्स के अंदर बन जाता है। ठीक है, या 40 सेकंड्स भी कुछ बुक्स लिखती हैं कि ये क्लॉट बन जाता है। अगर ये लेट बन रहा है इसका मतलब यहाँ कोई फैक्टर्स के अंदर डेफिशिएंसी है, या फिर जो है वो आपके पास जो है वो यानी कोई भी हीमोफीलिया या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या फैक्टर्स की डेफिशिएंसी इसमें हो सकती है। तो ये डॉक्टर्स ऑपरेशन से पहले पीटी के साथ एपीटीटी का टेस्ट भी परफॉर्म करवा रहे होते हैं अक्सर कॉम्बिनेशन में, इन दोनों पाथवेज को चेक करने के लिए। अभी हमने दूसरे पाथवे जो एक्सट्रिंसिक है उसको नहीं डिस्कस किया।
ठीक है जी, तो आइए दोबारा चलते हैं वहीं पे और अब हम टेस्ट को समझते हैं कि टेस्ट क्या है। ठीक है, तो ये फैक्टर आपने चेक करने होते हैं इसके अंदर इंट्रिंसिक पाथवे के फाइब्रिन क्लॉट्स बनने तक। तो ये हमारा लिटरेचर है और इसमें अगर हम पढ़ें तो जो एपीटीटी एसे है यानी जो इसका टेस्ट है, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्क्रीनिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर है और इससे किसी स्पेसिफिक फैक्टर का नहीं आपको पता चलता, इसीलिए उसने इसको स्क्रीनिंग प्रोसीजर बोला है कि इन फैक्टर्स के फिर अगर आप जो स्पेसिफिक अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिकली इन फैक्टर्स को करवाना पड़ता है। ठीक है जी, इनके लेवल्स करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज ये एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर है दैट इज जो आपको बता देता है कि अबनॉर्मेलिटीज आ रही है इंट्रिंसिक कोagulation सिस्टम में, कि जो अभी हमने पूरा पाथवे डिस्कस किया उसमें कहीं अबनॉर्मेलिटी आ रही है। तो इससे आप किसकी डेफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, यानी फैक्टर 1 आ रहा था, ठीक है, जो आपका लास्ट आपने देखा क्लॉट वगैरह बन रहा था उस जिसके अंदर जो है फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो रहा था। इसी तरह फैक्टर 2, ठीक है, फैक्टर 5 इन्वॉल्व हो रहा था जहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स वगैरह चाहिए, फैक्टर 8 वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था, फैक्टर 9 इन्वॉल्व था, फैक्टर 10, 11 और 13। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे थे, इवन फैक्टर नंबर 12 भी इन्वॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो बट इट इज इनसेंसिटिव टू द प्लेटलेट फैक्टर्स। ठीक है, यानी ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है अगर हम बात करें, लेकिन ये इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसीज को ज़रूर बताता है। In addition, it can be used to detect the lupus anticoagulants and it is recommended when monitoring the heparin therapy since it is sensitive to the presence of heparin। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये शायद अभी तक ना डिस्कस की हो किसी ने, कि जब आप देख रहे होते हो हेपारिन थेरेपी दे रहे होते हैं किसी को, तो हेपारिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी है। ठीक है, अब हेपारिन जो है वो जब दी जा रही होती है तो मॉनिटर करना होता है कि हेपारिन आपने ज़्यादा तो नहीं उसकी डोज दे दी या वो कम तो नहीं है, यानी उसकी आपने उसको मॉनिटर करना है कि उसने अपना काम जो है वो सही तरह से किया है या नहीं किया हुआ। ठीक है, जब कोगुलेशन बार बार हो रही होती है, बॉडी में क्लॉट्स वगैरह बन रहे होते हैं, तो उस वक्त हम हेपारिन थेरेपी मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको दे रहे होते हैं, तो उसको साथ मॉनिटर भी किया जा रहा होता है, इस टेस्ट से देख रहे होते हैं कि हेपारिन ने अपना कितना जो है वो काम किया है। ठीक है, तो हम लोग जब अगर हेपारिन उसके अंदर मौजूद होगी ना थोड़ी सी भी आपके सैंपल के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, तो वो इस पाथवे को डिस्टर्ब करती है। हेपारिन जो है वो इंट्रिंसिक जो पूरा पाथवे हमने भी देखा था उस पाथवे को ब्लॉक कर देती है या स्लो कर देती है। तो उससे क्या होता है कि ये एपीटीटी का रिजल्ट जो है जो आपका फॉर लेस देन 40 सेकेंड्स या 34 या 36 सेकेंड्स आना होता है वो डिले में चला जाता है, वो लेट आता है, तो उससे आपको इसका आइडिया हो जाता है। ठीक है जी, इसके प्रिंसिपल के ऊपर बात करें तो ड्यूरिंग द टेस्टिंग स्पेसिमेन डिस्पेंस इनटू द एपीटीटी रिएजेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कि जो आपका स्पेसिमेन है यानी जो प्लाज्मा होता है लाइट ब्लू टॉप के अंदर हम इसका सैंपल लेते हैं, तो उसको आप लोगों ने क्या कर देना होता है कि रिएजेंट के साथ मिक्स करना होता है और उसको हम मिक्स करके एपीटीटी रिएजेंट को थोड़ी देर के लिए उसको हम 3 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है, 3 मिनट के बाद फिर हम ऊपर से कैल्शियम ऐड करते हैं। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग फॉर्मेशन। ये जो एपीटीटी है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये वो टाइम है जो चाहिए क्लॉट बनने के लिए, यानी जो क्लॉट फॉर्मेशन का टाइम है उसको हम एपीटीटी कहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा ये देर से क्लॉट बनेगा उतनी ही ज्यादा उस सिंगल फैक्टर की या ऑल फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होगी। यानी अगर कोई फैक्टर कम होगा, 1 या 2 या 3 या सारे जो भी इसमें फैक्टर्स आ रहे हैं, तो वो जितने वो कम होंगे उतना ही देर से आपका एपीटीटी यानी टाइम होगा, उतना ही देर से क्लॉट बनेगा। ठीक हो गया। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपके पास जो रिएजेंट्स होते हैं ना, वो आपके पास इसमें एपीटीटी का एक रिएजेंट होता है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो अपने कैल्शियम क्लोराइड भी इसमें अलग से आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कंट्रोल ऑप्शनल होता है और साथ इसमें आपने प्लाज्मा यूज करना होता है पूरे टेस्ट में। ठीक है, ट्यूब आपने लाइट ब्लू टॉप में लेनी होती है और 9:1 इसमें एंटीकोगुलेंट टू या ब्लड टू एंटीकोगुलेंट रेशो होती है। तो स्टोरेज पर बात करें तो इसकी जो किट होती है, ये जो इसका किट आप समझ सकते हैं, इसकी जो बॉक्स होती है जिसमें रिएजेंट्स वगैरह होते हैं, इसको आपने 2 to 8 यानी एक जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है उसके अंदर रखना होता है। एपीटीटी रिएजेंट जो है वो 30 डेज तक, जब आप इसको ओपन कर देते हैं ना इसकी वाइल को, तो ये 30 डेज तक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपने इसको 2 to 8 पे स्टोर किया हुआ है। याद रखें जब भी आप इसको स्टार्ट करने लगें तो इस पर आपने ओपन इसको करने की जो है वो डेट लिख लेनी है, ठीक है, या इस पर आपने एक्सपायरी डेट और ओपन करने की दोनों डेट जो है वो लिख लेनी, क्योंकि 1 मंथ के बाद फिर ये एक्सपायर हो जाता है जब इसको हम अगर 2 to 8 पे हमने इसको रखा हुआ होता है, ठीक है। ये अपने चीज़ ध्यान में रखनी है और सैंपल इसका अप्रोप्रिएट जितना मेंशन है उतना ही आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम कैल्शियम इसमें क्यों ऐड करते हैं, ये भी सुनते जाएं। तो कैल्शियम इसलिए ऐड करते हैं कि जब हम लाइट ब्लू टॉप में सैंपल लेते हैं जिसमें सोडियम साइट्रेट होता है तो उसका क्या नुकसान होता है, कि उससे एक तो फायदा तो ये हुआ कि ब्लड क्लॉट नहीं किया। क्यों नहीं क्लॉट किया? क्योंकि उसने कैल्शियम को चिलेट कर दिया था। अब आपको पता है कि जो साइट्रेट है ना वो नेगेटिव चार्ज रखता है, तो वो कैल्शियम को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, उसको चिलेट करवाता है। अब जब कैल्शियम सैंपल में कम हो जाता है ना तो वो आपका जो उस लिहाज से जो आपकी जो फैक्टर होता है, कैल्शियम भी एक चूंकि फैक्टर नंबर 4 कहलाता है, तो वो कोगुलेशन में जो चाहिए होता है वो कैल्शियम सैंपल में नहीं होता। इसलिए फिर हमें ऊपर से बाद में कैल्शियम ऐड करके इस पाथवे को इनिशिएट करवाना पड़ता है, ठीक हो गया। सो ये इसमें सारी स्टोरी है, इस वजह से इसमें ऊपर से हम कैल्शियम भी ऐड करवा रहे होते हैं अक्सर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यही स्पेसिमन कलेक्शन एंड प्रिपरेशंस पे। ऑलरेडी मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ आपको कि ये जो सैंपल है ये आपने वेन पंक्चर करके आपने कलेक्ट कर लेना है, और जो आपने होल ब्लड का सैंपल जो प्लाज्मा उसमें से आपने हासिल करना है उससे आपने टेस्ट लगाना है, ठीक है। इसमें 9 पार्ट्स आपका फ्रेश कलेक्टेड ब्लड होगा, होल ब्लड होगा, और एक हिस्सा इसमें एंटीकोगुलेंट होता है, ताकि आपने इसको क्लॉट नहीं होने देना कि भी टेस्ट से पहले ये क्लॉट ना होना शुरू हो जाए, ठीक है। इसमें आपने चेक ही क्लॉट करना है इस वजह से, ठीक है। ब्लड सेल्स को आपने सेंट्रीफ्यूज करना है जी 22,500 आरपीएम के ऊपर ना 15 मिनट्स के लिए, या 10 to 15 मिनट्स आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, ठीक है जी। कोशिश करें कि आप 2 घंटे के अंदर अंदर इसका टेस्ट परफॉर्म कर लें, इससे रेट ना करें, ठीक है जी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द जो पैकेज होता है उसमें आपने कंट्रोल प्लाज्मा वगैरह आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। नॉर्मल कंट्रोल प्लाज्मा, अब नॉर्मल कंट्रोल्स का प्लाज्मा पूल जो है वो लैब में बना लेते होते हैं नॉर्मल पेशेंट्स के प्लाज्मा से और नॉर्मल पेशेंट्स के प्लाज्मा से, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कंट्रोल। इसी तरह से प्रोथ्रोम्बिन पीटीटी यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम रिएजेंट जो है उसको आपने रूम टेम्परेचर पे पहले लेके आना है। कोशिश करें कि सुबह आप जो है वो इसको ला के जो रिएजेंट है वो चूंकि लाइफोलाइज फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, इसको आपने बनाना होता है एम्प्यूल के साथ, जो है वो एम्प्यूल को आपने इसमें जो है वो ऐड करके तो फिर उसके बाद इसको आपने मिक्स करना होता है, या अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी गई होती हैं आपने इसको बना के फिर उसको रोटेटर पे रखना होता है, तो ये मिक्स होता रहता है। अगर आपके पास ये तैयार शुदा पड़ा हुआ है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको जो एपीटीटी का रिएजेंट है उसको आपने निकाल के थोड़ी देर बाहर रख लेना है, या रोटेटर पे रख दें 10-15 मिनट पहले, ठीक है, टेस्ट करने से, ताकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसी तरह से आपने कैल्शियम क्लोराइड को भी बाहर निकाल के रख लेना है 15-20 मिनट पहले, ताकि उसको आप प्री वार्म कर लें, ठीक है, 37 पे, और फिर आप इसको परफॉर्म करें। अब हम इंशाल्लाह ताला इसके मेथड्स के ऊपर बात करते हैं कि ये करना कैसे, ठीक है। इसकी रेशो आपने याद रखनी है कि टेस्ट परफॉर्म किस तरह होता है। इसकी 1:1 की रेशो होती है कि जितना आपने प्लाज्मा लेना है उतना ही रिएजेंट लेना है, और कैल्शियम क्लोराइड भी उतना ही लेना है। तो सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया कि जितने भी रिएजेंट्स या कंट्रोल्स आपके पास हैं, जो सैंपल्स हैं, उसको आपने टेस्ट 15 मिनट पहले उसको रूम टेम्परेचर पे ले आना है आपने, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आ गई, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास पीटीटी रिएजेंट्स है या एपीटीटी रिएजेंट्स हैं वो आपने 50 माइक्रोलीटर यूज़ कर लेना। जैसे आप अभी हम सिर्फ एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने टेस्ट लगाना है तो कैसे लगाना है, इसके बाद मैं आपको कंट्रोल का बता दूंगा, इसके अलग सेक्शन बना दूंगा, वो आप फिर देख लीजिएगा ना क्लिक करके, ठीक है। पहले बताता हूँ टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। टेस्ट के लिए आपने एक ट्यूब लेनी है, उस पर आपने टी लेबल कर लेना है, ठीक है। लेबल होने के बाद आपने उसमें 50 माइक्रोलीटर एपीटीटी रिएजेंट डाल देना। उसके बाद आपने उसमें 50 माइक्रोलीटर जो है वो सैंपल यानी आपका प्लाज्मा जो है वो निकाल लेना है वाइल में से, वो उसमें मिक्स कर लेना है उसी ट्यूब में 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। अब उसको आपने जो है वो 37 पे इंक्यूबेटर में 3 मिनट के लिए इंक्यूबेशन दे देनी है।
ठीक है, अब ये इंक्यूबेशन होती रहेगी 3 मिनट। इसके बाद आपने ऊपर से जो है वो 37 डिग्री का प्री वार्म किया हुआ कैल्शियम क्लोराइड आपने लेना है। और वो कैल्शियम क्लोराइड आपने उसका भी टेम्परेचर आपने मेंटेन करवाना है 37 पे। उसके बाद वो कैल्शियम क्लोराइड आपने इसी वाइल में ऐड कर देना है सोल्यूशन में। उसके बाद आपने साथ ही स्टॉप वॉच ऑन करनी है और वाटर बाथ में इसको ट्यूब को मूव हल्का सा हिलाना है, और हर 3 से 4 सेकंड के बाद या 3 सेकंड बाद या 2 सेकंड के बाद आप कोशिश करें, 2 से 3 सेकंड के बाद आप इसको चेक करें कि उसमें क्लॉट तो नहीं बना। और जैसे ही क्लॉट बन जाता है, ठीक है, उसको टिल्ट करके ट्यूब को आपने देख लेना है। तो जैसे ही क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद आपने जो है वो जैसे ही क्लॉट बने स्टॉप वॉच को रोक के टाइम नोट कर लेना। वही आपका क्या होगा, एपीटीटी का रिजल्ट होगा सेकंड्स के अंदर। सो ये था एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो अगर किसी भी पाथवे के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस होगी इस इंट्रिंसिक पाथवे में, उसके किसी भी फैक्टर में इशू होगा, वो कम होगा, तो ये लेट जो है वो फाइब्रेंट क्लॉट बनेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो लाजमी तौर पर पूछिएगा। तब तक के लिए इतना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।